क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये सेकेंड चैप्टर है और इसमें हम भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। भूमि भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है और भूमि जलवायु के अनुसार ही वहाँ रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल होता है। इसको समझने के लिए हम वर्ल्ड के 2 कंट्री का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, जो कि है अफ्रीका और न्यूजीलैंड। अफ्रीका एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, वहाँ पे पानी की उपलब्धता भी बहुत कम है, लोगों के अपने ज़रूरतों के लिए बहुत दूर से पानी लाना होता है। लोग वहाँ पे अपने जीवन यापन के लिए कुछ जानवरों को भी पाला करते हैं और उन्हीं मिट्टी में थोड़ी बहुत वो अनाज उगा लेते हैं, जिससे कि उनका कुछ दिनों का गुजारा हो जाता है। वहीं अगर आप न्यूजीलैंड में देखें तो वहाँ पे लोग भेड़ को पालते हैं और भेड़ को पालने से उन्हें ऊन मिल जाता है। वहाँ पे फैक्ट्री चलाई जाती है ऊन बनाने वाली, और वहाँ पे पानी की उपलब्धता होने के कारण कृषि भी अच्छी हो जाती है। वहाँ पे जैविक कृषि द्वारा सब्जियाँ उगाई जाती है और वैज्ञानिक विधि से भी वहाँ पे खेती की जाती है। हमने यहाँ पे 2 कंट्री के बारे में पढ़ा जो कि वर्ल्ड में 2 अलग अलग स्थान पे हैं, और वहाँ पे रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में भी देखा, जिसमें आपको बहुत अंतर दिखता होगा। ये जो विभिन्नता है ये भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और जो टेक्नोलॉजी है इनके जो यूज़ हैं उनके विभिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। संसाधन को हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है कि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी चीज़ों को हम संसाधन कहते हैं। स्वयं मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव भी स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके संसाधन बनाता है, जिसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि विश्व का जो 90% जनसंख्या है वो हमारी भूमि के सिर्फ 30% भाग पर ही रहते हैं, क्योंकि हमारी जो भूमि है उसका 70% भाग या तो वहाँ पे विरल जनसंख्या है या फिर वह निर्जन है। अब हम जानते हैं भूमि के बारे में। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। हमने पढ़ा था संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और स्वयं मानव। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो स्वयं प्रकृति द्वारा हमें मिलती है, और मानव निर्मित जिसे मानव बनाता है, और स्वयं मानव तो संसाधन है ही। भूपृष्ठ का इसके भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग ही भूमि है। यही नहीं, ये थोड़े प्रतिशत से भी जो सभी भाग हैं वो आवास योग्य नहीं है, वो रहने योग्य नहीं है। इन 30% में भी पूरा जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे हम रह सकते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड के हर कंट्री की अलग अलग जनसंख्या होती है। उनके जनसंख्या असमान होने का कारण वहाँ की भूमि और जलवायु होती है। इसी वजह से लोग अलग अलग स्थान पे लोगों की जनसंख्या अलग अलग होती है। जो ऊपर खावर जगह होते हैं या पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल वाला क्षेत्र, सघन वन जहाँ पे वन ज़्यादा है, वहाँ पे जनसंख्या विरल और निर्जन होते हैं। लेकिन जो उर्वर मैदान होते हैं और नदी के घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि वाला जगह होता है, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र होते हैं। भूमि का उपयोग हम कैसे करते हैं? तो भूमि का उपयोग हम बहुत सारे कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि कृषि करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए, वानिकी करने के लिए, खनन करने के लिए, खनन करके हम उसमें से कोयला और बहुत सारे खनिज निकालते हैं, सड़क बनाने के लिए, इंडस्ट्री की स्थापना करने के लिए। इसे ही हम भूमि उपयोग कहते हैं। किसी भी भूमि का उपयोग उसके भौतिक कारकों पर निर्धारित होता है, जैसे कि वहाँ की स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या और टेक्नोलॉजी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। अगर वहाँ पे ज़मीन में पानी की उपलब्धता है, वहाँ पे मिट्टी में खनिज ज़्यादा है, तो वो जगह उपजाऊ होगी। तो ऐसी जगह ज़मीन मिट्टी के लिए, खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। स्वामित्व के आधार पर भी भूमि को 2 भाग में बांटा जाता है।
एक होता है निजी भूमि और दूसरा होता है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि में व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि जो सामुदायिक भूमि होता है समुदाय के स्वामित्व में होता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्ति, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा आपने, कोई भी ज़मीन अगर ऑर्गेनाइजेशन की होती है तो वो उसके काम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि चारा, फलों, नट, औषधीय बूटी को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को ही हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग हमेशा बढ़ती ही रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है। जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और लोग ज़मीन खरीदना भी चाहते हैं, तो यहाँ पे भी मांग का नियम ही लगता है, जो कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है वो वस्तु महंगी हो जाती है। तो जहाँ पे भी ज़मीन की मांग ज़्यादा है वहाँ पे वो महंगी हो गई है। आपने देखा होगा यूपी बिहार वाला एरिया, वहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो लोग ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मांग ज़्यादा होने के कारण वहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा महंगी है। और इसके विपरीत जहाँ पे जनसंख्या कम है, जैसे कि अगर आप एमपी में देखोगे तो एमपी बहुत ही बड़ा एरिया है, यहाँ पे एरिया के अकॉर्डिंग लोगों की पॉपुलेशन नहीं है, तो एमपी में ज़मीन सबसे सस्ती है। जनसंख्या चाहे जितनी बढ़ जाए, लोगों की मांग बढ़ जाए, लेकिन भूमि तो सीमित है, इसलिए उसकी रेट बढ़ते जाते हैं और महंगी होती जाती है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बना दिया है और जो नगरीय क्षेत्र में जो ज़मीन है वहाँ पे लोगों ने घर बनाए हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की भूमि को लोगों ने कृषि के उपयोग के लिए छोड़ा हुआ है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बन गया है। निम्नीकरण मतलब होता है कि भूमि कम होती जा रही है, और भूसंकलन तो आप जानते हैं कि पहाड़ी एरिया में अगर बारिश होती है तो बारिश की वजह से मिट्टी का गिर जाना, ये भूसंकलन होता है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी घिस रही है, पानी के बहाव से मिट्टी की परत घिस रही है, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। मरुस्थलीकरण मतलब मिट्टी वहाँ की ऐसी हो गई है, पानी की उपलब्धता बहुत कम हो गई है तो उपजाऊ नहीं रही। और इन सब वजह, ये सभी कारण हैं जिससे कि पर्यावरण को खतरा है। आप पहले इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक किसान है और आसपास की ज़मीनों पे कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, वहीं दूसरी जगह पे पेड़ थोड़े से कम होते हैं, तीसरी जगह पे वो खेती वाले जगह पे पार्क बन गया, और चौथे इमेज में तो कहीं पेड़ ही नहीं दिख रहे हैं, बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन गई है। तो इस तरह पेड़ों की जो संख्या है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। किस तरह समय के अनुसार भूमि के उपयोग में परिवर्तन होता रहा है उसको आप इस इमेज में देख के समझ गए होंगे। अब सवाल ये है कि हम भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करें, कैसे हम अपनी भूमि को बचाएं भूमि अपरदन से और निम्नीकरण से। बढ़ती जनसंख्या और भूमि की बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि भूमि, इन सब का बड़े पैमाने पे विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर भी पैदा हो गया है, इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और जो उर्वरक होते हैं जिन्हें हम खेत में डालते हैं ज़्यादा उपजाऊ के होने के लिए, इन सभी का उपयोग को अगर हम सीमित कर दें तो उससे हम भूमि जो हमारा संसाधन है इसका हम संरक्षण कर सकते हैं। हमें लगता है कि भूमि और मृदा ये दोनों ही एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अब तक हमने भूमि के बारे में पढ़ा, अब हम मृदा के बारे में जानते हैं, ये मिट्टी के बारे में जानते हैं। मिट्टी क्या होती है? पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कण होते हैं और दानेदार कणों के जो आवरण होते हैं उसकी एक पतली सी परत होती है, इसे ही हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ
तथा भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बड़े बड़े चट्टान से जब पानी गुजरता है तो उसका घर्षण होता है और उसी घर्षण से ही, अपक्षय से ही मिट्टी का निर्माण होता है। किसी मिट्टी में खनिज और जैव पदार्थ की मात्रा कितनी है, इसी से हम ये निर्धारित करते हैं कि वो मिट्टी कितनी उपजाऊ है। उपजाऊ होने का मतलब है कि वो मिट्टी कितनी कृषि के योग्य है। जितनी उपजाऊ होगी वहाँ पे फसल उतनी ही अच्छी होगी। अब हम जानते हैं कि भू संकलन क्या होता है और ये क्यों होता है। भू संकलन को समानतः सैल, मलबा और ढाल से जो गिरने वाली मिट्टी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा अगर संचालन हो तो इसे ही हम भू संकलन कहते हैं। ये भू संकलन भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भू संकलन होता है। पहाड़ी क्षेत्र में जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ पे तो जब भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड तो होता ही होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, उसको रोक देता है। कहीं भी भू संकलन होगा तो बहुत सारी मिट्टी ऊपर से गिरेगी और वो गिरकर नदी के प्रवाह को रोक देती है और नदी की अवरुद्धता में अचानक फूट पड़ने से निचली घाटी में आवासों में विध्वंस आ जाता है। नदी को अगर ज़्यादा देर तक रोक के रखेंगे तो उसकी पानी तो आ ही रहा है वहाँ से, तो जो नीचे घाटी में रहने वाले लोग हैं वहाँ पे विध्वंस हो जाता है, वो पानी से पूरा बह जाता है। पहाड़ी भूभाग में भू संकलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली हुई प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और मुख्य चिंता का विषय भी है। भू संकलन के कारण ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक जगह है रेकोंग पिओ, वहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 22 राष्ट्रीय महामार्ग है 22, उसकी पुरानी जो तिब्बत सड़क है उसका 200 मीटर का भाग भू संकलन की वजह से नष्ट हो गया था। यह भू संकलन पंजी गांव में जो तीव्र विस्फोट हुआ था इसी के द्वारा हुआ था। विस्फोट के कारण ढाल का एक कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची थी। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें यह समझने की शक्ति मिलती है कि भू संकलन उत्पन्न होने से कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है। भू संकलन को रोकने के लिए कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि भू संकलन प्रभावित क्षेत्रों को मैप बनाकर इससे प्रभावित होने वाले इलाके को इंगित कर दे और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारित दीवार का हम निर्माण कर सकते हैं। भू संकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका होता है वनस्पति के आवरण में वृद्धि, मतलब पेड़ों को बहुत सारा लगाना, क्योंकि पेड़ के जड़ ही मिट्टी को पकड़ के रखते हैं जिससे कि वो नीचे ना गिर पाए। सतही अपवाह और झरना प्रवाहों के साथ साथ भू संकलन की गतिशीलता को भी नियंत्रण करने के लिए पृष्ठीय अवाह नियंत्रण उपाय भी कार्यान्वित किए गए हैं। मिट्टी की परत तो आप सबने देखी होगी। यहाँ आप इमेज में देख के समझ सकते हैं कि मिट्टी के कौन से भाग को हम क्या कहते हैं। यहाँ इमेज में एक बनाया गया है ग्लास जैसा, उसमें पानी डाल के और ऊपर ये घास लगे हुए हैं। तो जिस पे घास लगे होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस और वनस्पति के साथ ये ऊपरी मृदा है। उसके थोड़े से नीचे बालू, गाद, क्ले के साथ ये उप मृदा होती है और बीच वाला एरिया, यहाँ ये अपक्षयित चट्टानी पदार्थ होते हैं और नीचे वाले जो होते हैं वो जनक चट्टान होते हैं। ये अपक्षयन क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा जो अनावरित सेल का टूटना हो या क्षय होना होता है उसे ही हम अपक्षय कहते हैं। आपने अपनी पृथ्वी पर जो 1 सेंटीमीटर तक मृदा देखा है ना, मिट्टी देखी है, उस मिट्टी को बनने में ही सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है। मृदा निर्माण के जो कारक हैं, कुछ जो इन्हें प्रभावित करते हैं, उनको अगर हम देखें तो उनमें से सबसे पहला कारक है जनक सेल, रंग और गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा। और ये सभी चीज़ जो जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा है, ये सभी मिट्टी की
पारगम्यता को निर्धारित करते हैं और उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और जो सूक्ष्म जीव हैं यह ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा प्रच्छेदिता की मोटाई को निश्चित करता है। जितना ज़्यादा समय होगा मृदा की गहराई मोटाई उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या आप जानते हैं भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय इन सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। मृदा के बनने के जो मुख्य कारक हैं उनमें जैन सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक हैं जैसे कि स्थलाकृति और जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में भी लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग होते हैं। अब मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के क्या उपाय हैं, किस तरह हम मिट्टी को बचा सकते हैं? तो मृदा का अपरदन, छिन्नता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मृदा अपरदन यानी कि जो मिट्टी घिस रही है वो, और छिन्नता इसका कम होना, ये मृदा संसाधन के सबसे दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन मतलब पेड़ों का काटना, अतिचारक, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग, वर्षा दोहन, भूसंकलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण के कुछ विधि भी हैं जैसे कि मल्च बनाना, वेदिका जो फॉर्म होते हैं वो वाला फॉर्म करना, समुच्च रेखीय जुताई करना, रक्षक मेखलाएं बनाना और समुच्च रेखीय रोधिकाएं बनाना। इसके अलावा भी एक दो उपाय हैं जैसे कि चट्टान का बांध बना देना और बीज की फसल को उगाना। इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मल्च बनाने के बारे में। मल्च बनाना क्या होता है? पौधे के बीच जो अनावरित भूमि होती है जैव पदार्थ जैसे कि उन प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की जो आर्द्रता होती है वो रुकी रहती है। दो पेड़ के बीच की जो जगह है उसको हम प्रवाल से ढक देते हैं जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। दूसरा होता है वेदिका फॉर्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढलानों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा का अपरदन भी कम होता है। वेदिका फॉर्म को आप इस तरह देख सकते हैं। ये ऐसे जो सीढ़ीदार जगह होती है ना, यहाँ पे वेदिका फॉर्म इसी को कहते हैं हम। फिर समुच्च रेखीय जुताई क्या होता है, इसको आप इमेज में भी देख सकते हैं और उसके बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करना, यही समुच्च रेखीय जुताई कहलाता है। रक्षक मेखलाएं क्या होते हैं? तो ये तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष को कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का अपरदन को बचाया जा सके। ये आप इमेज में देख सकते हैं। आपने ऐसी जगह देखे होंगे जो भी पर्वत वाले पहाड़ वाले जगह होते हैं, जो तटीय प्रदेश होते हैं, जो समुद्र के किनारे में होते हैं, वहाँ पे हवा को, पवन की जो गति है उसको रोकने के लिए वृक्ष को, पेड़ को एक लाइन से लगाया जाता है ताकि पवन की गति ज़्यादा तेज ना हो, इससे कि मृदा के अपरदन को रोका जा सके। नेक्स्ट है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती है। चट्टान का बांध तो आप सबने सुना होगा। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को भी रोकते हैं। बीज की फसल को उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। ये चैप्टर बहुत ही लंबा है इसलिए हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में हमने मिट्टी और भूमि के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट में हम जल और जो हमारे संसाधन हैं, नेक्स्ट वन्य जीव वाला, उसको कवर करेंगे।